हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मजे कर रहे होंगे। बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11 की मैथमेटिक्स मतलब सेट। सबसे पहला चैप्टर जो है क्लास 11 का है वो है बेटा सेट। तो आज हम लोग बेटा सेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या है सेट, कैसे है, उसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन देखो आज आप लोग देखोगे। और ये मेरा वादा है कि कंप्लीट देखने के बाद सेट से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं सेट थ्योरी। सेट थ्योरी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, जिसको हिंदी में आप लोग क्या कहते हो बेटा, समुच्चय। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेट थ्योरी। सेट को आप लोग क्या बोलते हो बेटा हिंदी में? समुच्चय। तो क्या है समुच्चय, क्यों है समुच्चय, पहले तो डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ध्यान से नजरें स्क्रीन पर होनी चाहिए और बहुत ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करें। तो समुच्चय की जो परिभाषा है वो क्या कहती है बेटा? सुपरिभाषित। क्या कहती है? सुपरिभाषित। सुपरिभाषित वस्तुओं, सुपरिभाषित भिन्न भिन्न। हालांकि कुछ किताबों में लिखा होता है सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह, पर यहां पर इस थ्योरी को कंप्लीट करूंगा तो ये सही और करेक्ट थ्योरी है। सुपरिभाषित भिन्न भिन्न, ये भिन्न दो नहीं है, ये भिन्न भिन्न है। सुपरिभाषित भिन्न भिन्न वस्तुओं का संग्रह, वस्तुओं का संग्रह, इसको क्या बोलते हैं बेटा? समुच्चय। बहुत ध्यान से, बहुत क्लियर करने वाले इस थ्योरी को। हालांकि कुछ किताबें कहती है सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह, उसने कहा सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। तो अगर सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह कह रहा है तो एक बात सुनो, अगर मैं कहूं कक्षा 11 में पढ़ने वाले सभी छात्रों का संग्रह, ठीक है, वहां पे सारे छात्र अलग अलग है, लेकिन अगर वहां पे दो ट्विंस आ जाए, जुड़वा आ जाए, तो वो गड़बड़ कर देंगे। दो जो जुड़वा बच्चे आएंगे उन दोनों के बीच में डिफरेंट नहीं क्रिएट कर पाएंगे। अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज करके इधर उधर कहीं मूव करेंगे तो वो डिफरेंसेस के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं होगा, और उस समय वो जो कलेक्शन है उसको हम लोग सुपरिभाषित नहीं कर पाएंगे। बात समझ पा रहे हैं मेरी बात? उस समय वो दोनों अगर इधर उधर कर, अगर अगर एक बात सुन, कलेक्शन इसमें रिपीटिंग वर्ड्स क्यों नहीं होते? सपोज करो 1 1, क्या ये सही सेट है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर 1 रिपीट कर रहा है और रिपीट करने की वजह से इसको आप डिफाइन नहीं कर पा रहे हो। अगर ये वाला 1 यहां पहले आ जाए, तुम्हें क्या ही पता मैंने कौन वाला 1 पहले रखा है, कौन वाला बाद? कुछ खबर है? नहीं खबर है। इसलिए क्या कहते हैं? भिन्न भिन्न वस्तुओं का संग्रह। क्या है? परिभाषित भी हो और क्या हो? भिन्न भिन्न हो। दूसरी सबसे बड़ी समस्या थी कि सर सुपरिभाषित का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपरिभाषित, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वेल डिफाइंड। क्या बोलते हैं बेटा इसको अंग्रेजी में? वेल डिफाइंड। इस थ्योरी को अगर अंग्रेजी में बताऊं तो क्या है इसकी थ्योरी? कह रहा है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मतलब कि अलग अलग वस्तुओं का संग्रह, ये अंग्रेजी में थ्योरी होगी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वेल डिफाइंड अर्थात सुपरिभाषित का क्या मतलब है। ये जो वेल डिफाइंड और सुपरिभाषित है इसका क्या मतलब है? तो बेटा सुपरिभाषित का जो मतलब है वो जरा ध्यान से समझना। सुपरिभाषित, सुपरिभाषित का मतलब है ऐसी वस्तुएं, ऐसे वस्तुओं का संग्रह जिसकी परिभाषा व्यक्ति से व्यक्ति में ना बदले। मतलब सुपरिभाषित हो, सुंदर डिफिनेशन हो का मतलब है कि हर व्यक्ति के लिए एक ही डिफिनेशन हो। जैसे मैं कहा प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, तो धरती का हर एक बच्चा बताएगा 1 2 3 4 5, इसके अलावा कोई 10 12 नहीं बता देगा। सब क्या बताएंगे? 1 2 3 4 5। तो ये सुपरिभाषित है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा इधर आओ और आप अपने फेवरेट एक हीरो का नाम बताओ, आपका एक हीरो ऐसा बताओ जो फेवरेट हो, तो कोई कहेगा सर अक्षय कुमार, कोई कहेगा सर ऋतिक रोशन, कोई कहेगा सर इंडियन आर्मी, कोई कहेगा सर मेरे पिताजी, कोई कहेगा सर मेरे भाई। तो सबके लिए ये थ्योरी क्या है? अलग अलग है। सबकी जिंदगी में जो हीरो है वो अलग अलग है। तो ये थ्योरी क्या हो रही है? व्यक्ति से व्यक्ति पर परिवर्तित हो रही है, अर्थात चेंज हो रही है। तो ये सुपरिभाषित नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि दो से विभाज्य होने वाली, दो से विभाज्य होने वाली दो प्राकृतिक संख्या, प्रथम दो प्राकृतिक संख्या बताओ। दो से विभाज्य होने वाली
प्रथम दो प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है बेटा? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। हमने कहा दो से विभाज्य होने वाली प्रथम दो, तो पहला क्या डिवाइड हो रहा है? 2, और दूसरा क्या हो रहा है? 4। तो प्रथम दो कौन कौन से हुई? 2 और 4। ये पूरी धरती के लिए होगी। आप किसी से भी कहोगे प्रथम दो से विभाज्य होने वाली प्राकृतिक संख्या प्रथम दो कौन सी है, तो वो कहेगा 2 और 4। तो व्यक्ति से व्यक्ति पे ये बदल नहीं रही है। तो हम सुपरिभाषित का क्या मतलब है? वस्तु की परिभाषा, वस्तु की परिभाषा व्यक्ति से व्यक्ति में बदलनी नहीं चाहिए। ओ माय गॉड, क्या कह रहा है? कह रहा है वस्तु की परिभाषा व्यक्ति से व्यक्ति में बदलनी नहीं चाहिए। आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आ गई। अगर आपको इतनी सी बात समझ में आ गई तो देन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। हमने क्या देखा अभी? सेट जिसको आप लोग क्या कहते हो बेटा? समुच्चय। तो समुच्चय में हमने क्या सीखा? समुच्चय में हमने सीखा कि समुच्चय क्या है। तो हमें पता चला कि भिन्न भिन्न वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है, अर्थात सुपरिभाषित भिन्न भिन्न वस्तुओं का संग्रह। अंग्रेजी में सीखा कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। फिर हमने जाना कि वेल डिफाइंड अर्थात सुपरिभाषित का क्या मतलब, कि पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करनी चाहिए डिफिनेशन। जो वस्तु हम ले रहे हैं वो व्यक्ति से व्यक्ति में बदले नहीं। जैसे अभी हम हीरो का कलेक्शन कर रहे थे तो वो क्या हो जा रहा था? व्यक्ति से व्यक्ति में बदल जा रहा था। क्या हो जा रहा था? जैसे मैं आपसे कहूं आपका बेस्ट क्रिकेटर कौन है, तो कोई सचिन कहेगा, कोई सहवाग कहेगा, कोई महेंद्र सिंह धोनी कहेगा, कोई खुद को कह देगा सर अपन सबसे बेस्ट है। तो कुछ भी मतलब, तो इट कैन चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये व्यक्ति से व्यक्ति में चेंज हो सकती है, इसलिए ये भी समुच्चय नहीं होगी। तो आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। देन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। अब आगे चलते। अब एक बात, दो चीजें लेता हूं। नंबर 1, कक्षा 11 के बुद्धिमान छात्रों का संग्रह। बहुत ध्यान से इसको समझना। नंबर 2, कक्षा 11 के सभी छात्रों का संग्रह। ये दो चीजें। अगर मैं बात करूं कक्षा 11 के बुद्धिमान छात्रों के संग्रह की, एक बात बताओ, कक्षा 11 के बुद्धिमान छात्रों के संग्रह की बात करूं तो ये बहुत कठिन बात है। आप गणित वाले अध्यापक से पूछोगे कि क्लास का सबसे बुद्धिमान लड़का कौन है, तो वो 2-4 नाम कहेगा कि ए बहुत अच्छा है पढ़ने में। फिजिक्स वाले से पूछोगे कि सबसे अच्छा लड़का कौन है, बुद्धिमान लड़का कौन है, तो वो उसी बच्चे को बताएगा जिसको फिजिक्स आती है। मैथ वाला उसी को बताएगा जिसको मैथ आती है। केमिस्ट्री वाला उसी को बताएगा जिसको केमिस्ट्री आती है। हिंदी वाला हिंदी को बताएगा, इंग्लिश वाला इंग्लिश को बताएगा। क्या तुम्हें लगता है ये कलेक्शन सुपरिभाषित है? क्या ये व्यक्ति से व्यक्ति में नहीं बदलता है? अभी तुमसे पूछा जाएगा तुम्हारे क्लास का सबसे बुद्धिमान लड़का क्या है, तुम कहोगे अरे सर रामू है, श्यामू तो बेवकूफ बनाता है, उसको आता जाता नहीं है। दूसरे से पूछेंगे वो कहेगा अरे सर श्यामू ही बहुत पढ़ने में तेज है, रामू को नहीं आता। ऐसे रामू तो टिपता है। ऐसे हर व्यक्ति से बुद्धिमान व्यक्ति की परिभाषा बदल जाती है। कुछ तो अपने आप को ही समझ लेते सर हमसे ज्यादा बुद्धिमान है ये नहीं क्लास में, अब बताओ। तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्ति से व्यक्ति में बदलेगा। तो भैया ये समुच्चय नहीं है, ये संग्रह समुच्चय नहीं। दूसरा कह रहा है कक्षा 11 के सभी छात्रों का संग्रह। तो भैया कक्षा 11 में कौन कौन पढ़ रहा है ये तो हमको पता है ना, ये तो डिफाइन है ना भाई। क्लास में जो भी लड़का 11 का होगा वो तो परिभाषित है ना कि हाँ तुम 11 के हो तो 11 के हो। तो वो तो व्यक्ति से व्यक्ति में नहीं बदलेगा ना। मैथ वाला ऐसा थोड़ा ना है कि बायो वाले को कह देगा नहीं नहीं तुम 11 में नहीं पढ़ते निकल लो ना, नहीं बोल सकता भाई। वो 11 में पढ़ता है तो पढ़ता है। क्लियर है? तो ये समुच्चय है कक्षा 11 के सभी छात्रों का संग्रह, ये सुपरिभाषित है। आई होप आपको सुपरिभाषित की बात समझ में आ गई। जब कभी भी आपको समुच्चय के बारे में बताना हो ये समुच्चय है या नहीं, तो अपने मन में सोचना कि अगर मेरे लिए इसका संग्रह यह होगा तो मेरे दोस्त के लिए क्या हो सकता है, क्या मेरे दोस्त के लिए बदल सकता है? अगर जवाब आए जी हाँ आपके दोस्त के लिए बदल सकता है, तो फिर समझ जाना कि यह समुच्चय नहीं है। इज इट क्लियर? अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। समुच्चय को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? समुच्चय को बेटा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है? कैपिटल लेटर से। समुच्चय को बेटा हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। किसमें से बेटा? कैपिटल लेटर से।
अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से करेंगे, मतलब जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, डॉट 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 जेड तक। दूसरी बात, समुच्चय को हम लोग करली ब्रैकेट में लिखेंगे। समुच्चय को किस में लिखेंगे बेटा? हम लोग करली ब्रैकेट में लिखेंगे। समुच्चय के जो अवयव होंगे उनको कहां लिखेंगे? करली ब्रैकेट में लिखेंगे। जो वस्तुओं का संग्रह कर रहे हैं उसको कहां लिखेंगे हम लोग? करली ब्रैकेट। और इस करली ब्रैकेट के अंदर जिन वस्तुओं को हम लिखेंगे, सपोज करो मैंने 1 2 3 डॉट 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 लिख दिया, तो इनको हम अवयव भी कह सकते हैं, इनको अवयव भी कह सकते हैं, वस्तु भी कह सकते हैं, और सदस्य भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। और अगर इसके अंदर हमें अंग्रेजी वर्णमाला का कोई अच्छा लिखना हो, जैसे कोई कह दे स्वरों का संग्रह, तो फिर एक बात ध्यान से सुनना, वो इसके अंदर स्मॉल लेटर से लिखे जाएंगे, EIOU, इसको हम लोग स्मॉल लेटर से लिखेंगे। हालांकि ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है, ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है, कसमें वादे नहीं है कि नहीं कैपिटल नहीं स्मॉल, पर इसके अंदर एक सभी ने इस पैटर्न को फॉलो किया। दिस इज जस्ट अ पैटर्न, नॉट मोर देन दिस। यहां के अंदर जितने भी अवयव लिखे जाएंगे वो स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे, क्योंकि फिर क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि हम सेट को क्या करते हैं बेटा? कैपिटल लेटर से, अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिस वजह से इसके अंदर आए हुए एलिमेंट से क्या हो जाता है, वो मैच हो जाता है। ये अगर एक को मैं कैपिटल ए लिख देता तो ये दोनों सेम हो जाते, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। मात्र यही मार्केट का रीजन है जिसकी वजह से हम लोग इसके अंदर के सभी अवयवों को स्मॉल लेटर में लिखते हैं। बाकी ये किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है, किसी ने इसको बहुत बड़ी ये प्रूविंग नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये केवल एक पैटर्न है जिससे हम कंफ्यूज ना हो कि यहां वाला कैपिटल है, ये वाला कैपिटल है, तो नहीं है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। और एक बात कि इसके अंदर करली ब्रैकेट के अंदर कोई भी अवयव रिपीट नहीं करेगा, पुनरावृत्ति का नहीं होगा, क्योंकि ये देखो हमने लिख के बताया, कोई भी पुनरावृत्ति नहीं होगी। इतनी बात क्लियर है? आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अपसेट को देखते हैं। सेट दो प्रकार के, एक क्या है बेटा? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट के दो विधियां हैं, दो फॉर्म है। दोनों फॉर्म कौन कौन से हैं बेटा? तो अब हम सेट के फॉर्म की बात करेंगे। समुच्चय कितने तरह से हैं? देखो दो तरह से रिप्रेजेंट होते हैं। एक है बेटा सेट बिल्डर फॉर्म, एक तरीका क्या है बेटा, जिसको आप लोग बोलते हो समुच्चय निर्माण विधि। ओ माय गॉड, पहला क्या है बेटा? समुच्चय निर्माण विधि। पहला क्या बेटा? समुच्चय निर्माण विधि। ये क्या कहता है? समुच्चय निर्माण विधि। और एक दूसरा है बेटा रोस्टर विधि। क्या बोलते हैं इसको बेटा हम लोग? रोस्टर विधि। इसको सारणी विधि भी बोलते हैं बेटा, या सूचीबद्ध भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रोस्टर को सूचीबद्ध भी बोलते हैं, सारणिक भी बोलते हैं, क्योंकि एक सीरीज में लिखा होता है सूचीबद्ध, वी कैन से सूचीबद्ध। और ये क्या है? समुच्चय निर्माण विधि, जिसको आप लोग बोलते हो सेट बिल्डर फॉर्म अंग्रेजी में। सेट बिल्डर फॉर्म अभी समझा रहा हूं, और इसको अंग्रेजी में रोस्टर बोलते हैं। अब मेरी बात एक ध्यान से सुनो। सेट बिल्डर फॉर्म अर्थात समुच्चय निर्माण विधि जो है, इसको जरा समझने की कोशिश करें आप लोग, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। समुच्चय निर्माण विधि का सिंपल सा मतलब है एक ऐसी विधि जिसकी मदद से हम समुच्चय बना सकते हैं। समुच्चय निर्माण विधि का क्या मतलब है? समुच्चय निर्माण विधि का मतलब है एक ऐसी विधि, एक ऐसा तरीका जिसकी मदद से हम समुच्चय को बना सकते हैं, क्योंकि इसके नाम से हमें ऐसा महसूस हो। समुच्चय निर्माण विधि को एक बारी हम लोग देखते हैं। हालांकि बच्चा इसको बहुत टफ समझता है, और सर बहुत कठिन है, सर क्या करें? ये कठिन वठिन नहीं है, वो कठिन तुम्हारी फितूर की वजह से है। तुमने दिमाग में कुछ चीजों को सेट कर लिया जिस वजह से आपको ये क्या लगने लगता है? टफ लगने लगता है। तो उस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ चीजों को देखो। समुच्चय निर्माण विधि, जैसे कि आपसे किसी ने कह दिया कि सर सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, या तो कुछ यहां पर ऐसे लिख दो, या उसको बाद में, पहले ये बताओ सभी वास्तविक संख्याओं का संग्रह। तो अब क्या होता है, आप कई जगह पे परेशान होते हो, तो इसको हम कई तरह से लिख सकते हैं। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, x प्राकृतिक संख्या, x प्राकृतिक संख्या, x प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। एक ये तरीका हो गया, x प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। एक दूसरा तरीका क्या हो गया? करली ब्रैकेट x सच दैट x इस प्रकार है, x सच दैट x इस प्रकार है, x एक प्राकृतिक संख्या।
x एक प्राकृतिक संख्या। एक और तरीका है a इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x इस प्रकार है कि x प्राकृतिक संख्या से संबंधित है। ये तीन तरीके से मैंने लिखा और तीनों तरीके सही है, तीनों सेट बिल्डर फॉर्म, तीनों समुच्चय निर्माण विधि है, क्योंकि तीनों की मदद से मैं रोस्टर विधि निकाल सकता हूं। तीनों की मदद से देखो, पहला क्या कह रहा है, ए कह रहा है x प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह है, तो यहां पे लिख देंगे 1 2 3 डॉट 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 प्राकृतिक संख्या। दूसरा क्या है, दूसरा भी वही है, कह रहा है x सच दैट x इस प्रकार है कि x एक प्राकृतिक संख्या है, तो भी ये वही है। इसको देखो, x सच दैट x इस प्रकार है कि x प्राकृतिक संख्या से संबंधित है। इसका मतलब ये होगा कि ये जो तीनों फॉर्मेट हैं, ये तीनों का मतलब एक ही है, तीनों का मतलब सेम है। अब ये मत समझ लेना अरे सर ये गलत है, करली ब्रैकेट नहीं है, सच दैट नहीं है, सर दिस इज दैट है, नालायक हो तो वो भी समुच्चय है, ठीक है, परेशान बिल्कुल मत हो। अब एक ये भी समुच्चय है और ये भी समुच्चय और ये भी समुच्चय। आधा से ज्यादा मैथ से इसलिए नफरत कर लेता है बच्चा क्योंकि उसको जबरदस्ती किताब में लिखी हुई बात को एकदम छपवा के मनवा दिया, ना भाई ऐसे ही लिखना, इक्को कलम इधर उधर ना डगमगाए, नहीं तो गर्व, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी समुच्चय, अभी मैं आपको संबंध और फलन बताऊंगा, वहां पे जो समुच्चय है वो ऐसे ही दिखाई दिया रहेगा, वहां पे ऐसे सच दैट नहीं दिया रहेगा, वहां पर जो समुच्चय होगा ऐसे ही डिफाइन होगा कि समतल पर स्थित समस्त बिंदुओं का समुच्चय, वो भी सेट बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म, उसकी मदद से हम रोस्टर बना सकते हैं। वो सारे फॉर्म जिसकी मदद से हम रोस्टर फॉर्म पालें, वो समझ जाओ कि वो क्या है, समुच्चय निर्माण विधि है। अच्छा ये कौन सा तरीका है, ये रोस्टर फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है बेटा, ये रोस्टर विधि है। रोस्टर विधि में क्या होता है, ऐसे चीजें नंबरिंग में लिखी होती हैं, सूचीबद्ध होती हैं। आई होप आपको ये दो बातें समझ में आई होंगी, समुच्चय निर्माण विधि समझ में आया होगा और रोस्टर विधि समझ। अगर इतनी सी बात समझ में आई होगी तो थोड़ा सा आगे चलते हैं और थोड़ा सा आगे चल के आपको कुछ बातें और बताने की कोशिश करते हैं। और जो आगे की बातें बेटा बहुत ध्यान से समझना। एक होता है बेटा खुला कोष्टक, एक क्या होता है बेटा जिसको आप लोग बोलते हो ओपन ब्रैकेट, एक होता है क्लोज ब्रैकेट जिसको आप बोलते हो बंद कोष्टक। ये कुछ चीजें समझना, एक होता है बेटा ओपन ब्रैकेट जिसको आप कहते हो खुला कोष्टक, दूसरा क्या है बेटा क्लोज्ड ब्रैकेट जिसको कहते हैं बंद कोष्टक। एक होता है सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज, अर्ध खुला अर्ध बंद। ठीक है, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज, एक सेमी क्लोज एंड सेमी ओपन, ऐसे करके बहुत सारे, ये लगभग सेम ही बात होती है, थोड़े से डिफरेंस होते हैं, सेमी क्लोज एंड सेमी ओपन। इसके बारे में जान लो, ये हालांकि अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, वरना इसके क्वेश्चंस आएंगे तो फंस जाओगे। ओपन ब्रैकेट का क्या मतलब है बेटा कि अगर कुछ ऐसा लिखा हो 1, 2 ये वाला ब्रैकेट लगा हो तो इसको हम लोग ओपन ब्रैकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ये खुला कोष्ठक है। ये क्या है बेटा, खुला कोष्ठक। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब जो होता है बेटा कि यहां पर जो ब्रैकेट में 1, 2 लिखा गया है इसमें 1, 2 को नहीं लिया जाएगा, 1 और 2 को छोड़कर इनके बीच की सभी संख्याएं। समझो, अगर 1 यहां पर है और 2 यहां पर है, इनके बीच में बहुत सारे नंबर होंगे, 1 से 2 के बीच में बहुत सारे नंबर होंगे, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ऐसे बहुत सारे नंबर्स होंगे। क्लियर इन दोनों के बीच में, अगर इन दोनों के बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं तो वो सभी आएंगे, लेकिन 1 और 2 नहीं आएगा क्योंकि ये ओपन है। तो 1 और 2 को छोड़कर, किसको छोड़कर बेटा, 1 और 2 को छोड़कर बाकी इसके बीच के सभी नंबर्स। थोड़ी सी बात समझ में आई, ये ओपन ब्रैकेट की बात, किसकी बात है बेटा, ये ओपन ब्रैकेट की बात। अब हम लोग बात करते हैं क्लोज की। अच्छा, अगर ये ओपन ब्रैकेट है तो एक बात सुनो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं
कि x जो है, ये जो हमारा x होगा, x को क्या कह सकता हूं, x 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। इस ये जो मैंने लिखा है, ये जो लिखा है, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, x 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, मतलब x 1 से बड़ा है 2 से छोटा है, इसका मतलब x 1 और 2 के बीच में। तो चाहे ऐसे दिखाओ, चाहे ऐसे दिखाओ, चाहे ऐसे दिखाओ, बात वही है, कंफ्यूज मत हो जाना। क्लियर है मेरी बात? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? थोड़ी सी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं बंद कोष्ठक की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? खुला हो गया, अब हम बंद कोष्ठक की बात कर रहे हैं। ये कैसे होगा? ऐसे होगा, जैसे ये 1 और 2 लिखते हैं। तो बंद कोष्ठक का मतलब है 1 और 2 के बीच की सभी संख्याएं, और 1 और 2 भी कंसीडर किया जाएगा, 1 and 2 आल्सो कंसीडर। बहुत ध्यान से समझना, अगर ये ऐसा है तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? इसका जो मतलब होगा, अगर ये 1 है और ये 2 है, ये 1 है और ये 2 है, तो इसका क्या मतलब होगा बेटा? इसका मतलब हो जाएगा कि 1, यहां पर सॉलिड देखो 1 इंक्लूड है, 1 इंक्लूड किया जाएगा, इसलिए यहां पर हमने क्या किया है? सॉलिड किया हुआ है। तो कह रहा है कि 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक, यहां पर मैंने ये नहीं कहा 1 और 2 के बीच में, 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक, मतलब 1 भी लिया जाएगा, 2 भी लिया जाएगा, इनके बीच का सब कुछ लिया जाएगा। तो ये किसकी बात हो गई? ये हो गई हमारी बंद कोष्ठक की। अगर मैं बात करूं सेमी ओपन और सेमी क्लोज की, तो ये कैसे हो जाएगा? सेमी ओपन 1, सेमी क्लोज 2। बेटा मैं 1 2 ले रहा हूं, आप यहां पे कुछ भी ले सकते हो, यहां पर आप कुछ। अच्छा, इसको कैसे दिखाएंगे? इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि जो x है वो 1 से बड़ा है या तो 1 के बराबर है, या 2 से छोटा है, या 2 के बराबर है। देखो x 1 के बराबर है ना, 1 भी तो माना जाएगा, x 2 के भी बराबर तो हो सकता है। हम लिख सकते हैं x 1 के बराबर है या 1 से बड़ा है, x 2 के बराबर है या 2 से छोटा है। इतनी बात आई होप आप सभी को समझ में आ रही है। अब मैं बात करता हूं सेमी ओपन और सेमी क्लोज, अर्ध खुला और अर्ध बंद। तो यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर 1 और 2 लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया बेटा कि अगर ये 1 है और ये 2 है, तो ये कह रहा है 1 पे क्या है बेटा? ओपन। इसका मतलब 1 नहीं लिया जाएगा, 1 के बाद 2 तक सब लिया जाएगा, 2 भी लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 पे क्लोज है, 2 कंसीडर करेंगे क्योंकि 2 पर क्या है बेटा? क्लोज है। तो 2 यहां पर देखो, ये यहां पे क्लोज है, और यहां के सभी नंबर्स 1 को छोड़कर, 1 से बड़ा सभी नंबर, और कहां तक? 2 तक, इन दोनों के बीच के सभी नंबर्स और 2। इसको कैसे दिखाएंगे? x जो है वो 1 से बड़ा है, x 1 से क्या है बेटा? बड़ा है, और 2 के बराबर या 2 के छोटा है। ये इसको ऐसे दिखाएंगे। ये बहुत अच्छे से इसकी नोट्स बना लेना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ी सी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, और कहानी क्या कह रही है? सेमी क्लोज एंड सेमी ओपन। कहानी क्या कह रही है? सेमी क्लोज एंड सेमी ओपन। तो सेमी क्लोज और सेमी ओपन को ऐसे लिख सकता हूं, 1 और 2। अब इसका मतलब आप समझ ही गए होगे कि सर अगर यहां पे 1 है और यहां पे 2 है, तो ये क्या होगा? 1 इंक्लूड किया जाएगा, 1 से लेकर 2 से छोटा 2 इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्लियर है? आई होप इतनी सी बात समझ में आ रही होगी आपको। और इसको लिखेंगे कैसे? x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, x 1 से बड़ा या 1 के बराबर है, एंड लेस देन आर इक्वल टू 2, ओ सॉरी इक्वल टू नहीं हुआ, एंड लेस देन 2। x 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है और 2 से छोटा है। आई होप आप सभी को इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। तो अगर ये बात आपको समझ में आई है, देन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। अगर ये बात आपको समझ में आई है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके आगे चलते हैं। समझ गए? अभी जैसे सवाल आ जाए, कि इसको रोस्टर विधि में लिखो या सूचीबद्ध तरीके से लिखो, या सूचीबद्ध विधि में लिखो या रोस्टर विधि में लिखो, रोस्टर फॉर्म में लिखो, और क्वेश्चन दे दे आपको कि 3/2 से x ग्रेटर देन 3/2 एंड लेस देन वो माइनस 3/2 से x बड़ा है और छोटा है 11/2 से, x बिलोंग्स टू इंटीजर। अब सुनो, ये सवाल है, ये सवाल दिया है, x एक पूर्णांक संख्या है, यहां पर हिंदी में कहो तो लिख दो x एक पूर्णांक संख्या, x एक पूर्णांक संख्या,
कह रहा है x जो है वो -3/2 से बड़ा है और x कह रहा है छोटा है 11/2 से। x एक पूर्णांक संख्या है, तो ये क्या होगी? तुम एक बात सुनो, -3/2 से बड़ा पूर्णांक क्या हो सकता है? -3/2 का मतलब है -1.5। तो -1.5 से बड़ा पूर्णांक कौन सा है? पूर्णांक जानते हो ना, 0 +-1 +-2 +-3। तो इससे बड़ा पूर्णांक क्या हो सकता है बेटा? एक तो हो सकता है -1, इससे बड़ा है, एक 0, एक 1, एक 2, एक 3 ... डॉट 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 डॉट, सब इससे बड़े हैं। पर कंडीशन कह रहा है कि 11/2 से x छोटा है। तो 11/2 से अगर x छोटा है, तो एक बात सुनो, अगर 11/2 से x छोटा है तो ये 11/2 कितना लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 5.5। 5.5 तो बेटा ये कहां तक जाएगा? 4 और 5 से ऊपर नहीं जा पाएगा क्योंकि 11/2 से छोटा है। तो इतने ही पूर्णांक तो इसके बीच में आ रहे हैं। -1.5 और 5.5 के बीच में कितने पूर्णांक आ रहे हैं? आ रहे बेटा इतने। एंड दिस इज योर आंसर। दिस इज व्हाट? दिस इज योर आंसर। a इक्वल टू आप लिख दोगे, क्या लिखोगे? लिखोगे -1, -0, 1, 2, 3, 4 और 5। ये आपका सूचीबद्ध तरीका। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर इसको इंटरवल फॉर्म में लिखना होता, मतलब अंतराल विधि में लिखना होता, तो क्या लिखते? अंतराल विधि में हम लोग लिखते -1/5 क्या है? -3/2, 11/2। x बिलोंग्स टू, x इसी से बिलोंग कर रहा है जहां पर x एक पूर्णांक है। x क्या है? पूर्णांक। ये अंतराल विधि है, ये सूचीबद्ध तरीका है। सूचीबद्ध तरीका रोस्टर फॉर्म है, ये यहां से हमने लिख दिया। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो देन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, देन वी मूव फॉर द नेक्स्ट वन। अब हम आगे के लिए चल रहे। अब देखो, अगर मैं समुच्चय a इक्वल टू लिखूं 1, 2, 3, 4 और 5, तो एक बात बताओ, यहां पर जो 2 है वो a में है क्या? जो 2 है वो a में है क्या? 2 a में है, तो हम ये कह सकते हैं 2 a से संबंधित है। 2 क्या है? a से संबंधित है। 2 a से ही तो संबंधित है। जैसे आप जिस स्कूल में पढ़ते हो तो आप बताते हो ये स्कूल में पढ़ता हूं, ये मेरा स्कूल है, या मैं इस स्कूल से संबंधित हूं, या ये स्कूल मुझसे संबंधित है। ऐसे ही तो है ना भाई? हाँ, तो ये 2 किसमें है? a में। तो इसको क्या लिखेंगे? 2 संबंधित है a से। ये जो सिंबल मैं यूज कर रहा हूं, ये सिंबल जो है, इस सिंबल के बारे में जानो, इसको बोलते हैं संबंधित है। संबंधित है। और इसको क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। इसको क्या बोलते हैं बेटा? बिलोंग्स टू। अंग्रेजी में बोलते हैं बिलोंग्स टू और हिंदी में बोलते हैं संबंधित है। तो ये 2 संबंधित है ए से। अच्छा, यहां पर अगर मैं 7 लिख दूं, क्या 7 ए में है? नहीं है। तो आप क्या कहोगे? सर 7 ए से संबंधित नहीं है। ये किसका सिंबल है? संबंधित नहीं है। अगर ऐसे काट दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? संबंधित नहीं। संबंधित नहीं मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू। इसका क्या मतलब बेटा? डज नॉट बिलोंग्स टू। इतनी सी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ये 2 बातें आपको समझ में आई कि नहीं? जल्दी से बताओ। नंबर 1 बात ये है, ये बिलोंग्स टू के लिए, और ये नंबर 2 बात, जो 1 है वो भी बिलोंग्स टू ए है, 3 बिलोंग्स टू ए है, 4 बिलोंग्स टू ए है और 5 बिलोंग्स टू। ये बात सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं, इतनी सी बात कितने लोगों को क्लियर हो चुकी? अगर ये बात क्लियर हो चुकी है तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। इक्वलिटी ऑफ सेट्स मतलब कि 2 समुच्चय बराबर होंगे। समुच्चय की समानता, या 2 समुच्चय आपस में कब बराबर? समुच्चय ए और बी आपस में बराबर होंगे, या समुच्चय ए और बी बराबर होंगे। कब बराबर होंगे? जब समुच्चय ए का, जब समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव
बी में हो और समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में हो। इतनी बात समझ में आ रही? क्या कह रहा है? समुच्चय ए और बी आपस में बराबर होंगे जब समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में हो। आई होप आपको इतनी सी बात जरूर समझ में आई होगी। अगर आपको इतनी सी बात समझ में आ गई है तो अब देखो, जो इनका क्रम है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑर्डर इज नॉट सिग्निफिकेंट, क्रम महत्वपूर्ण नहीं है। क्या लिखेंगे यहां पर? क्रम। अभी समझा रहा हूं इसका क्या मतलब, नोट करके लिखना, नोट करके लिखना ये बात। क्रम महत्वपूर्ण नहीं, जो क्रम है बेटा वो महत्वपूर्ण नहीं। कैसे क्या है जरा समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं कहूं सेट ए इक्वल टू 1 2 3 और 4 और सेट बी इक्वल टू कहूं ए बी सी सॉरी 4 3 1 2। अब क्या ए और बी आपस में बराबर है? तो समुच्चय ए में 1 है और 1 बी में भी है। समुच्चय ए में 2 है और 2 बी में भी है। समुच्चय ए में 3 है और 3 बी में भी है। समुच्चय ए में 4 है और 4 बी में भी है। इसका मतलब समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में है और समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव ए में है, तो इसको हम कहेंगे ए बराबर बी। यहां पर देखो अवयवों का क्रम भिन्न भिन्न है। यहां पर 1 2 3 4 है, यहां पे 4 3 1 2 है। फिर भी हम इन दोनों को आपस में क्या कहेंगे? बराबर कहेंगे, क्योंकि क्रम महत्वपूर्ण नहीं। अगर इतनी सी बात समझ में आ गई होगी तो देन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, देन वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बात करते हैं समुच्चयों के प्रकार पे आते हैं। समुच्चय कितने प्रकार के हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं रिक्त समुच्चय। किसकी बात कर रहा हूं बेटा? रिक्त समुच्चय। अक्सर इसका आप लोगों ने नाम सुना हो, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय जिसको आप लोग बोलते हो एम्प्टी सेट। क्या बोलते हो आप लोग बेटा? एम्प्टी सेट। इसके और भी नाम है, इसको एम्प्टी सेट बोलते हैं, इसको वाइड सेट भी बोलते हैं, इसको नल सेट भी बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। एम्प्टी सेट अर्थात रिक्त समुच्चय क्या कहता है? ये कहता है ऐसा समुच्चय, ये क्या कहता है? ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो। बहुत ध्यान समझना, क्या कह रहा है? ये कह रहा है ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एग्जाम्पल के तौर पर देखो, a इक्वल टू एक्स सच दैट, मैंने कहा a इक्वल टू एक्स इस प्रकार है, एक्स स्क्वायर बराबर -1, जहां x बिलोंग्स टू r। मैं कह रहा हूं कि x इस प्रकार है कि एक्स स्क्वायर बराबर -1, जहां पर x एक वास्तविक संख्या है। एक बात बताओ, क्या इसको हल करने में आप वास्तविक संख्या पाओगे? क्या कभी जिंदगी में यह संभव है कि एक वास्तविक संख्या प्राप्त हो जाए एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 से? क्या संभव है? कभी जिंदगी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यहां पर कोई भी अवयव नहीं है जो वास्तविक हो और इसको सेटिस्फाई कर सके। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? कोई भी अवयव नहीं होगा, तो करली ब्रैकेट बना के सादा छोड़ देंगे, या तो और या तो ए बराबर ऐसे फाई से रिप्रेजेंट करते हैं एम्प्टी, या तो ऐसे या तो ऐसे, ये एम्प्टी सेट। अब थोड़ी सी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं एकल समुच्चय। किसकी बात करेंगे हम लोग? एकल समुच्चय की बात करेंगे, जिसको आप लोग बोलते हो सिंगलटन सेट। एकल समुच्चय
जिसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन, इसको सुनो। एकल समुच्चय अर्थात सिंगलटन सेट का क्या मतलब है सर, जरा इसको समझाओ। तो ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव, ऐसा समुच्चय सेट विच हैविंग ओनली वन एलिमेंट, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव। क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव, ऐसा समुच्चय ले लें जिसमें कितने अवयव हो बेटा, केवल एक अवयव हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए, x सच दैट x माइनस वन बराबर 0 और x बिलोंग्स टू नेचुरल। यहां पर देखो x को हल करेंगे तो x के कितने मान आएंगे, एक। अगर मैं x को सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, एक आएगा, a इक्वल टू 1। बात समझ पा रहे, या मैं दूसरा एग्जांपल लूं, a इक्वल टू x इस प्रकार है, x एक सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या। एक बात बताओ, धरती में ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जो इवन है, अर्थात जो सम है। कोई सम अभाज्य संख्या है क्या, हाँ है सर। क्या नाम है उसका, टू एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। यहां देखो कितने अवयव हैं, केवल एक अवयव है। अगर केवल एक अवयव है तो इसको हम क्या कहेंगे, एकल समुच्चय अर्थात सिंगलटन सेट। इतनी सी बात समझ में आई। अगर इतनी सी बात समझ में आई तो अब कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं हम लोग परिमित समुच्चय, जिसको आप कहते हो फाइनाइट सेट। परिमित समुच्चय जिसको आप बोलते हो फाइनाइट सेट। ऐसे समुच्चय जिनके अवयवों को गिना जा सकता है, ऐसे समुच्चय, ऐसे समुच्चय जिनके अवयव गिने जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, गिने जा सकते। All those set whose elements are countable, जिसके एलिमेंट्स क्या हो, काउंटेबल हो, गिने जा सकते हैं। ऐसा समुच्चय जिनके अवयवों को क्या किया जा सकता है बेटा, गिना जा सकता है, काउंट किया जा सकता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, परिमित समुच्चय अर्थात फाइनाइट सेट बोलते हैं। तो क्या है फाइनाइट सेट, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सेट A इक्वल टू x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है जो कि लेस देन 100। x 100 से छोटी प्राकृतिक संख्या, x एक प्राकृतिक संख्या है जो 100 से छोटी है। तो क्या इसको लिख के काउंट किया जा सकता है, 100 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी है, 99 है, ये काउंटेबल है। इसका मतलब ये क्या है बेटा, ये फाइनाइट सेट है, परिमित समुच्चय है। ऐसे समुच्चय जिनको गिना जा सकता है उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग परिमित कहते हैं, अर्थात वी कैन से काउंटेबल। अब बात करते हैं अपरिमित समुच्चय की। किसकी बात करेंगे बेटा अब हम लोग, अपरिमित समुच्चय, जिसको आप लोग क्या बोलते हो बेटा, इनफाइनाइट सेट। क्या बोलते हो आप लोग, इनफाइनाइट सेट। अपरिमित समुच्चय का क्या मतलब है, ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसके अवयव गिने नहीं जा सकते, ऐसा समुच्चय जिसके अवयव गिने नहीं जा सकते,
जो समुच्चय के अवयव को हम नहीं गिन सकते बेटा वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे अपरिमित समुच्चय। अर्थात एग्जाम्पल अगर मैं लूं और मैं कहूं a इक्वल टू x सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, x सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, x सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह है। अब एक बात बताओ, क्या सभी प्राकृतिक संख्याओं को काउंट करना पॉसिबल है? 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, क्या इसको कोई काउंट कर सकता है? क्या ये पॉसिबल है काउंट करना? नहीं पॉसिबल है। यही कारण है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इनफाइनाइट सेट। क्यों? क्योंकि इसके कोई भी अवयव काउंटेबल नहीं है, अर्थात गिने नहीं जा सकते। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं? जल्दी से कमेंट करके बताएं। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, जल्दी से इस सवाल का जवाब दें। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे उप समुच्चय। अब हम लोग क्या देखेंगे? उप समुच्चय देखेंगे। क्या देखेंगे? उप समुच्चय। क्या होता है उप समुच्चय? उप समुच्चय कहता है यदि ए और बी दो समुच्चय हूं। क्या कहता है उप समुच्चय? यदि ए और बी दो समुच्चय हूं और ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, ए और बी दो समुच्चय हो और ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, तब ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। और लिखते कैसे बेटा इसको? ए सबसेट ऑफ बी। कैसे दिखाएंगे इसको? ए सबसेट ऑफ बी। इसको क्या पढ़ेंगे? ए सबसेट ऑफ बी, ए बी का उपसमुच्चय। इसको क्या पढ़ेंगे? ए बी का उपसमुच्चय। ए के अगर सभी अवयव बी में हो, ए के अगर सभी अवयव बी में हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर ए इक्वल टू मैं 1 2 ले लूं और बी इक्वल टू क्या ले लूं? 1 2 3 4, तो ए के देखो अवयव 1 बी में है, ए का 2 बी में है, ए के सभी अवयव कहां है? बी में। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अच्छा, बी को क्या कहेंगे? ए को बी का सबसेट कहेंगे। ए बी का उप समुच्चय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हिंदी में लिख दे रहा हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ए बी का उप समुच्चय, और बी क्या है बेटा? इसी में बी क्या है? बी ए का सुपर सेट है। क्या है बेटा? सुपर सेट, मतलब सुपर समुच्चय। बात समझ पा रहे? सुपर सेट, ये बी ए का सुपर सेट है और ए बी का सबसेट है। अब ये दो तरह के होते हैं। ये कितने तरह के होंगे बेटा? दो तरह के होंगे। एक तो उप समुच्चय दो तरह का कैसे होगा, एक प्रॉपर होगा, एक इम्प्रॉपर होगा। उसके बारे में भी बताता हूं। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा किसी समुच्चय के कैसे उप समुच्चय मिलेंगे। तो ध्यान से दो कंडीशन लिखे। कंडीशन नंबर पहला, इम्पटी सेट, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय सभी समुच्चय का, सभी समुच्चय का उप समुच्चय होता है। क्या होता है बेटा? उप समुच्चय। क्या कह रहा है? कह रहा है रिक्त समुच्चय सभी समुच्चय का उप समुच्चय होता है। नंबर 2, प्रत्येक समुच्चय, क्या कह रहा है बेटा? प्रत्येक समुच्चय स्वयं का, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। स्वयं का क्या होता है बेटा? उप समुच्चय होता। ये दो बातें याद रखना। कौन कौन सी? एक तो बेटा रिक्त समुच्चय सभी समुच्चय का उप समुच्चय होता है, और दूसरी बात है कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का
उप समुच्चय होता है। अब अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं कि सेट ए बराबर 1 2 3 है, ए के सभी उप समुच्चय बताओ, ए के सभी उप समुच्चय बताओ। फाइंड ऑल सबसेट ऑफ ए का सभी उप समुच्चय बताओ। ए इक्वल टू 1 2 3 है, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक तो रिक्त हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा रिक्त, सबका उप समुच्चय है तो इसका भी क्या हो जाएगा बेटा, एक रिक्त हो जाएगा A1। मैं उप समुच्चय को A1 A2 A3 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एक क्या हो जाएगा रिक्त, दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, दूसरा हो जाएगा या तो इकट्ठा लिख दो चाहे अलग अलग जैसे तुम्हें समझ में आए। दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का सबसेट होता है, दूसरा 1 2 3 हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा A3, वो बेटा अब इसको अलग अलग कर दो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो अंग्रेजों ने की, 1 को अलग, 2 को अलग, 3 को अलग, इसके बाद A5 को 3 अलग कर दो। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, 1 से 2, 1 से 2, ये भी तो है ना, देखो इसके सारे अवयव किसमें है, ए में, ये भी कर सकता हूं 2 से 3, और ये भी कर सकता हूं 1 से 3। ओ माय गॉड, इसके अलावा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ये देखो इन सभी के अवयव कहां है, ए में, देखो एम्प्टी, हर जिंदगी में सभी के कुछ ना कुछ कमियां हैं। 1 2 3 A2 का सभी अवयव ए में है, A3 में देखो 1 है वो ए में है, A4 में 2 है वो ए में है, A5 में 3 है वो ए में है, A6 में 1 2, इसमें 2 3, इसमें 1 3, इसके सभी अवयव इसमें है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ये सभी ए के क्या है बेटा, उप समुच्चय हैं। समझ में आई बात, आई होप आप सभी को इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। आगे चले, अब आगे चलते हैं और देखने और समझने की कोशिश करते हैं। तो टोटल कितने उप समुच्चय मिले 1 2 3 के, 8। कैसे पता चला 8 होंगे, तो इधर सुनो, यदि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या p है, सपोज करो समुच्चय ए में p अवयव है, तो उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, उप समुच्चयों की संख्या बराबर, उप समुच्चयों की संख्या बराबर, की संख्या बराबर हो जाएगा 2 की पावर p। ओ माय गॉड, अगर समुच्चय ए में p अवयव है तो कितने उप समुच्चय होंगे, 2 की पावर p। तो यहां पर कितने समुच्चय के अवयव हैं, 3, तो कितने उप समुच्चय होंगे, 2 की पावर 3, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8। दिस इज योर करेक्ट आंसर। देखो 8 उप समुच्चय हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बात समझ में आ गई, आई होप आप सभी को इतनी सी बात समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा आगे चल और आगे समझने की कोशिश करते हैं। एक प्रॉपर सबसेट है, एक मतलब सही वाला उप समुच्चय है जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं, और एक इम्प्रॉपर सबसेट है। इम्प्रॉपर सबसेट क्या है बेटा, इम्प्रॉपर सबसेट की अगर मैं बात करूं, देखो प्रॉपर कहता है ए के सभी अवयव बी में हो, ए के सभी अवयव बी में हो, और इम्प्रॉपर क्या कहता है बेटा, ए के सभी अवयव बी में हो और आपस में बराबर हो, मतलब ए और बी दोनों बराबर हो जाए। ये इम्प्रॉपर सबसेट क्या है कि ए और बी आपस में बराबर हो जाए, मतलब स्वयं का स्वयं से ही करा दे रहे, मतलब समुच्चय ए समुच्चय बी के बराबर है, ए का प्रत्येक अवयव बी में है और बी का प्रत्येक अवयव ए में है। अगर ये कंडीशन आ जाए कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में है और समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में है, तो इसको समझ जाना ये इम्प्रॉपर सबसेट है। अगर समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में है लेकिन बी का अवयव ए में प्रत्येक नहीं है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर सबसेट है। ये सही वाली बात है और ये भी सही वाली बात है, लेकिन ये लॉजिकल नहीं। ये हमने जो थ्योरी दी थी उन्हीं से उन्होंने उठा ली। कैसे उठा ली, जैसे मैंने कहा कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, तो सेट ए इक्वल टू मैंने 1 2 3 लिखा, कहा हाँ सर, तो उसने क्या कह दिया, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय, ये वो वाली बात है, उसने दूसरा 1 2 3 लिख दिया। अच्छा ये दोनों सेम बात है ना, दोनों सेम चीजें ही तो लिखी है, बस इसने कह दिया सर नहीं सर ये बी है, तो हमने कहा अच्छा, तो जो ए है वही बी है। देखो ए और बी दोनों सेम है। अब ये कह रहा है सर ए का प्रत्येक अवयव बी में है, तो ए सबसेट ऑफ बी है।
फिर हमने देखा कि बी का भी प्रत्येक अवयव ए में है, तो हमने कहा अरे भाई ये तो बराबर वाली बात है। सोच पा रहे हैं, इतनी सी बात सोच पा रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लें। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं पावर सेट अर्थात घात समुच्चय। किसकी बात करेंगे बेटा हम लोग? घात समुच्चय। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? घात समुच्चय की बात कर रहे हैं, जिसको आप लोग अंग्रेजी में बोलते हैं पावर सेट। क्या बोलते हैं आप अंग्रेजी में इसको? पावर सेट। तो घात समुच्चय क्या? घात समुच्चय किसी भी समुच्चय के, बहुत ध्यान से, किसी भी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय होता है। घात समुच्चय क्या होता है? किसी समुच्चय या किसी को हटा के समुच्चय ए के क्या होता है बेटा? समुच्चय ए के, समुच्चय ए के प्रत्येक, समुच्चय ए के प्रत्येक उप समुच्चयों का, प्रत्येक उप समुच्चयों का समुच्चय होता है। ओ माय गॉड, क्या होता है बेटा? समुच्चय होता है। पावर सेट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए। पावर सेट क्या है? समुच्चय ए के प्रत्येक उप समुच्चयों का समुच्चय होता है। यह बात थोड़ा मैं समझाता हूं एक एग्जांपल लेकर। अगर मैं कहूं सेट ए इक्वल टू 1 2 3, 1 2 3 या 1 2 ले लें, बहुत बड़ा ना ले। सेट ए इक्वल टू 1 2 है, तो इसका उप समुच्चय क्या हो जाएगा बेटा? 5 1 2 और क्या हो जाएगा बेटा? 1 2। ये क्या हो जाएगा? उप समुच्चय। ये जो उप समुच्चय है इनका समुच्चय अगर मैं ले लूं, ये जो उप समुच्चय है अगर इनका समुच्चय मैं ले लूं तो इसको क्या बोलेंगे? घात समुच्चय, पावर सेट। इसको क्या बोलेंगे? घात समुच्चय अर्थात पावर सेट, इसको बोलते हैं घात समुच्चय। और किसी का भी पावर सेट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर बी का घात समुच्चय चाहिए तो पी ऑफ बी लिखेंगे, ए का चाहिए तो पी ऑफ ए लिखेंगे, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ पा रहे हैं? चार्ज हो रहा है, बात समझ पा रहे हैं? यहां तक किसी को किसी तरह का कोई डाउट हो बताओ। इतनी सी बात क्लियर है? अगर इतनी सी बात क्लियर है तो कहानी को आगे बढ़ा। हाँ, तो अब इसके आगे की कहानी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को लगाना है, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछना, वो सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। थैंक यू। वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल। सभी लोग ख्याल रखें, पढ़ाई करें, मजे करें। थम्स अप।